स्टूडेंट्स, आज अपन थर्मोडायनेमिक्स में नेक्स्ट लेक्चर करेंगे जिसका नाम है कार्नो-परमी। और इससे पहले अपन कर चुके हैं कार्नो चक्कर और कार्नो इंजन। तो आज का अपना टॉपिक है कार्नो-परमी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। कार्नोट थ्योरम। कार्नो चक्कर अपन पढ़ चुके हैं कि 4 चरणों से पूरा होता है और जिसमें वर्क डन भी अपन निकाल चुके हैं, कार्नो इंजन की दक्षता भी अपन निकाल चुके हैं। तो कार्नो इंजन अपने बी पार्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कार्नो प्रमेय का कथन लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। तो कार्नो प्रमेय का कथन क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं। देखो, इसका जो स्टेटमेंट है कार्नो प्रमेय का कथन, और फिर उसके बाद में अपन इसको करेंगे प्रूफ। इसके 2 स्टेटमेंट हैं। देखो, एक अपन इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि छोटी क्लासेस के अंदर 2 चीजें अपन पढ़ते हैं। एक होता है उत्क्रमणी और एक होता है अनुत्क्रमणी। एक होता है रिवर्सेबल और एक होता है इरिवर्सेबल। एक को आर से लिखते हैं उत्क्रमणीय को, और अनुत्क्रमणीय को लिखते हैं आई से। उत्क्रमणीय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी निकाय है वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के पश्चात अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। जैसे पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से वापस पानी बनाया जा सकता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है कि अगर आपका निकाय एक बार किसी अवस्था में चेंज हो गया तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता है। जैसे दूध का दही बनना, पुनः दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो इन दोनों चीजों की अपने को जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना है। उत्क्रमणीय क्या होता है, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आई, और अनुत्क्रमणीय क्या होता है, जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कार्नो प्रमेय का कथन लिखकर इसे सिद्ध कीजिए। तो आप आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कार्नो प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ क्या है। तो इसके 2 पॉइंट हैं। देखो, कार्नो प्रमेय का जो कथन है उसके 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि 2 ताप है अपने पास। एक ले लिया अपन ने T1 टेम्परेचर, एक ले लिया T2 टेम्परेचर। 2 तापों के बीच में कोई इंजन काम कर रहा है, ठीक है। तो कार्नो सर ये कहते हैं कि 2 तापों के बीच में कार्य करने वाले जितने भी इंजन हैं उनकी जो दक्षता है, जैसे ये इंजन है कोई, ये E1 इंजन है, ये E2 इंजन है, और यहां पर एक इंजन अपन ने लगा दिया उत्क्रमणीय इंजन। उत्क्रमणीय लिखते हैं आर से, और ये अपने को पता नहीं कौन सी इंजन है, लेकिन इनमें जितने भी 2 तापों के बीच में अपन ने इंजन लगाए हैं, इनमें एक उत्क्रमणीय इंजन है जो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है, यानी चक्रीय प्रक्रम में काम करता है। बर्फ से पानी बनना, फिर पानी से बर्फ, फिर बर्फ से वापस पानी, ऐसे चक्रीय प्रक्रम के अंदर काम कर रहा है। तो कार्नो सर अपने फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि 2 तापों के बीच में कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता, ध्यान से सुनिए, कि 2 तापों के बीच में कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। इस स्टेटमेंट को आपको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है कि 2 तापों के बीच में कार्य करने वाला कोई भी इंजन है, उसकी जो इफिशियंसी है, ईटा जो है दक्षता, उसकी दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से ज्यादा नहीं हो सकती। ये आप ये बोल सकते हो कि सर्वाधिक दक्षता किसकी होगी, उत्क्रमणीय इंजन की होगी। और कार्नो ने जो इंजन बनाया था एक व्यवहारिक इंजन है, अगर वो उत्क्रमणीय प्रक्रम के ऊपर कार्य करे तो उसकी दक्षता सर्वाधिक होती है। कार्नो जो इंजन बनाया गया वो उत्क्रमणीय प्रक्रम के आधार पर आधारित है। कार्नो इंजन को आप उत्क्रमणीय इंजन भी
कह सकते हैं, ध्यान रखना। तो कार्नोसर सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? उत्क्रमणीय इंजन को। यानी सर्वाधिक जो दक्षता होती है वो कौन से इंजन की होती है? उत्क्रमणीय इंजन की। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो दो तापों के बीच में कार्य करने वाले सभी इंजनों में सर्वाधिक दक्षता किसकी होती है? उत्क्रमणीय इंजन की होती है। तो इसको अपने को लैंग्वेज में लिखना है। इसके स्टेटमेंट के 2 पॉइंट हैं। सबसे पहले अपन बात करें इस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो तापों T1 एंड T2, एक का ताप अपन T1 माने, एक का T2, दो तापों T1 तथा T2 के मध्य कार्य करने वाले सभी, या फिर दो तापों के मध्य कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी, जो ईटा से अपन लिखते हैं, यानी इस प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता किससे ज्यादा नहीं हो सकती? उत्क्रमणीय यानी रिवर्साइबल, उत्क्रमणीय इंजन से अधिक नहीं हो सकती। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। यानी इस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले किसी भी इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। यानी ईटा जो होगा वो सर्वाधिक किस इंजन का होगा? उत्क्रमणीय इंजन का होगा। तो ये फर्स्ट इसका स्टेटमेंट है। सेकंड इसका पॉइंट क्या है, देखो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? ये अपने पास टेम्परेचर है T1, दूसरा टेम्परेचर है अपने पास T2, तो इनके बीच में कुछ इंजन है वो कार्य कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अपन पढ़ लिए कि सबसे ज्यादा दक्षता किसकी होगी। इसको अपने को प्रूफ भी करना है, खाली स्टेटमेंट को ध्यान नहीं रखना है, प्रूफ भी करना है साथ साथ में। सर्वाधिक दक्षता किसकी होगी? उत्क्रमणीय इंजन की होगी। अगर कल को ऐसा हो जाए कि दो तापों के बीच में कार्य करने वाले जितने भी इंजन हैं वो सारे के सारे क्या हो? उत्क्रमणीय अगर हों, तो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसमें दक्षता सर्वाधिक किसकी होगी फिर? तो कार्नोसर ने क्या बताया कि दो तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता क्या रहेगी? समान रहेगी। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा है कि दो तापों के बीच में कार्य करने वाले सभी इंजनों में सर्वाधिक दक्षता किसकी होती है? उत्क्रमणीय इंजन की होती है। सेकंड पॉइंट में क्या बताया कि दो तापों के बीच में कार्य करने वाले इंजन अगर सभी उत्क्रमणीय हैं तो उनकी दक्षता सभी की क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया कि दो तापों के बीच में कार्य करने वाले सभी इंजनों में सर्वाधिक दक्षता किसकी होगी? उत्क्रमणीय इंजन की होगी। सेकंड पॉइंट देखिए इसका क्या है। सेकंड पॉइंट है इसका किन्हीं दो तापों, दो टेम्परेचर हैं T1 एंड T2, किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले, किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों, और उत्क्रमणीय इंजन को ध्यान रखना थर्मोडायनेमिक्स में R से लिखते हैं, रिवर्साइबल इंजन, किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता सदैव समान होती है।
ये ध्यान रख लेना, ये पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट का ही बचाव कर रहा है, कार्नो ने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया है। फर्स्ट पॉइंट में क्या बता दिया कि किन्हीं दो तापों के बीच में कार्य करने वाले सभी इंजनों में सर्वाधिक दक्षता किसकी होगी? उत्क्रमणीय इंजन की होगी। सेकंड पॉइंट में अपन ने क्या बता दिया कि किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाली सभी उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता है वो सदैव क्या होती है? समान होती है। तो आइए अब इन दोनों पॉइंट को अपन क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं इसका प्रूफ। ये इसके स्टेटमेंट है, हो सकता है छोटे मार्क्स के अंदर स्टेटमेंट पूछ ले कि कार्नो प्रमेय का कथन लिखिए। अब देखिए इसका प्रूफ। दोनों पॉइंट को अपने को प्रूफ करना है। पहले पॉइंट में क्या बताया कि दो तापों के बीच में कार्य करने वाले जितने भी उत्क्रमणीय इंजन हैं उनमें सर्वाधिक जो दक्षता होगी वो किस इंजन की होगी? सर्वाधिक दक्षता होगी उत्क्रमणीय इंजन की। और सेकंड पॉइंट में एक बचाव पक्ष है, उसमें क्या कहा कि अगर दो तापों के बीच में सारे इंजन जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उत्क्रमणीय हैं तो सर्वाधिक जो दक्षता होगी वो किसकी होगी फिर? तो उसने क्या बताया कि अगर सारे इंजन उत्क्रमणीय काम कर रहे हैं तो सभी की दक्षता क्या रहेगी? समान रहेगी। तो इसको अपने को प्रूफ करना है। देखिए इसका जो प्रूफ है वो अपन करते हैं। एक डायग्राम बनाया मैंने। ये स्रोत है जिसका ताप T1 केल्विन है और ये सिंक है जिसका ताप T2 केल्विन है। इसको आप गर्म वस्तु कह सकते हैं, इसको आप ठंडी वस्तु कह सकते हैं। इसके दो तापों के बीच में दो इंजन काम कर रहे हैं। एक इंजन को लिखा है मैंने I से और दूसरे इंजन को लिखा है R से। I का मतलब इरिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय इंजन और R का मतलब है रिवर्साइबल इंजन यानी उत्क्रमणीय इंजन। अब अनुत्क्रमणीय इंजन तो एक ही दिशा में कार्य करता है, स्रोत से ऊष्मा लेगा, बाकी कार्य करेगा और सिंक को ऊष्मा प्रदान करेगा। अनुत्क्रमणीय इंजन जो है वो स्रोत से ऊष्मा लेगा, कार्य करेगा और सिंक को प्रदान करेगा। नीचे वाले डायग्राम में जस्ट इसका उल्टी प्रोसेस है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि दोनों प्रक्रम में कार्य करना, जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से वापस पानी बन जाना, इस प्रकार से। तो यहां से ये सिंक से ऊष्मा लेगा और कार्य करेगा और स्रोत को ऊष्मा देगा। इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे तो पहले स्रोत से ऊष्मा लेता है, कार्य करता है, फिर सिंक को देता है। चक्रीय प्रक्रम में काम कर सकता है तो उसका उल्टा भी कर सकता है, यानी सिंक से ऊष्मा ले सकता है, कार्य कर सकता है और फिर अनावश्यक जो ऊष्मा है वो स्रोत को दे सकता है। तो उत्क्रमणीय इंजन एक ऐसा इंजन है जो दोनों दिशाओं में काम करता है। ध्यान रखना है, रिवर्सेबल जो इंजन है। तो कार्नो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपन मान लेंगे कि दो तापों T1 केल्विन तथा T2 केल्विन के बीच में दो इंजन कार्य कर रहे हैं। एक तो अनुत्क्रमणीय इंजन I तथा दूसरा उत्क्रमणीय इंजन R। यहां अपन बात करते हैं कार्नो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए माना दो तापों T1 एंड T2 के मध्य दो इंजन अनुत्क्रमणीय, जिसको किससे लिखा अपन ने? I से लिखा है। दोनों डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। दो इंजन अनुत्क्रमणीय तथा उत्क्रमणीय यानी रिवर्साइबल इंजन, जिसको अपन ने R से लिखा। उत्क्रमणीय इंजन कार्य कर रहे हैं, ये अपन ने मान लिया। कार्नो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए अपन ने क्या मान लिया कि दो तापों के बीच में दो इंजन कार्य कर रहे हैं।
एक अनुत्क्रमणीय इंजन है जिसको अपन ने आई से लिखा, दूसरा उत्क्रमणीय इंजन है जिसको अपन ने आर से लिखा है। अब देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि इंजन जो आई है उसकी दक्षता निकाल लेते हैं और फिर इंजन आर की दक्षता निकालते हैं। और कारणों ने क्या कहा है कि दो तापों के बीच में कार्य करने वाले सभी इंजनों में से उत्क्रमणीय इंजन यानी आर की दक्षता एफिशिएंसी है वो क्या होगी, सर्वाधिक होगी। तो दक्षता का निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है। देखो, किसी भी इंजन की दक्षता अपन कैसे निकालते हैं, किया गया कार्य और बटा ग्रहण की गई ऊष्मा, यानी अवशोषित ऊष्मा, यानी कितनी ऊष्मा लेके कितना कार्य करता है उनका अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है, जिसको अपन ईटा से लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंजन आई की दक्षता, यानी अपन देखते हैं अनुत्क्रमणीय जो एक ही दिशा में काम करता है, अनुत्क्रमणीय इंजन जिसको अपन ने आई से लिखा है, इंजन की दक्षता को लिखते हैं ईटा से, और ईटा के नीचे लगा देता हूं मैं ये कौन से इंजन की दक्षता है, अनुत्क्रमणीय इंजन आई, इरिवर्सेबल। फॉर्मूला क्या कहता है, किया गया कार्य कितना काम कर रहा है, ये स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, W कार्य करता है, और शेष Q1 माइनस W ऊष्मा वो सिंक को दे देता है। तो किया गया कार्य कितना है, W, और अवशोषित ऊष्मा यानी स्रोत से कितनी ऊष्मा लेता है, ये ऊष्मा लेता है Q1, तो ये ऊष्मा लेगा Q1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अपन ने इंजन आई की दक्षता निकाली है, इसी प्रकार से अपन इंजन आर की दक्षता निकाल सकते हैं। तथा उत्क्रमणीय इंजन और उत्क्रमणीय इंजन को क्या बोलते हैं, रिवर्सेबल इंजन की दक्षता ईटा और नीचे लगा देते हैं आर, वही किया गया कार्य। अब देखो, इसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या है, W मान लेते हैं अपन, और बट्टा में अवशोषित ऊष्मा Q1 डैश, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अपन ने दो तापों के बीच में कार्य करने वाले दो इंजन माने हैं, एक आई है और दूसरा आर है, और दोनों इंजनों की अपन ने दक्षता निकाल ली। कार्नोसर क्या कहते हैं, देखो कि दो तापों के बीच में कार्य करने वाले कितने भी इंजन हो सकते हैं, लेकिन उनमें दक्षता सर्वाधिक किसकी मिलेगी, उत्क्रमणीय इंजन की मिलेगी, यानी आर की मिलेगी। ये कारणों प्रमेय का कथन है। तो कारणों के अनुसार ये होना चाहिए कि ईटा आई यानी अनुत्क्रमणीय इंजन और ईटा आर यानी उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता इनमें ज्यादा किसकी मिलनी चाहिए, ईटा आर की। अपन इसके विरोध स्वरूप मान लेते हैं, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन अपन ये मान लें कि अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ज्यादा है, और लास्ट में अपने पास रिजल्ट आएगा कि किसी भी प्रकार से अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता है वो ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कारणों का स्टेटमेंट सही है कि दो तापों के बीच में कार्य करने वाले जितने भी इंजन हैं उनमें सर्वाधिक दक्षता वाला इंजन होगा उत्क्रमणीय, रिवर्सेबल इंजन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए अपन मान लेते हैं, देखो माना ईटा आई है वो ज्यादा है, इससे ईटा आर से, ठीक है। और लास्ट में गलत हो जाएगा तो अपन बोल देंगे कि ये विरोध स्वरूप है। इसका मतलब है कि अपन ने आई इंजन की दक्षता आर इंजन की दक्षता से ज्यादा मानी है,
कार्नो ने तो ये बताया कि आर इंजन की दक्षता ज्यादा होगी, अपन ने उसका उल्टा मान लिया, यानी अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता ग्रेटर देन यानी ज्यादा है उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से। ईटा आई की वैल्यू रखो यहां से, ईटा आई की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बटा क्यू1, डब्ल्यू बटा क्यू1 ग्रेटर देन ईटा आर की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू बटा क्यू1 डैश। ठीक है, यहां से डब्ल्यू को कैंसिल भी मान सकते हो आप, तो यहां वैल्यू आ गई 1/Q1 या 1/Q1 डैश। अब 1/Q1 और 1/Q1 डैश है, तो इनमें ज्यादा कौन होगा, Q1 और Q1 डैश में Q1 डैश ज्यादा होगा, क्योंकि 1/Q1 ज्यादा है 1/Q1 डैश से। तो 100% Q1 और Q1 डैश का अपन कंपैरिजन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। देन दिस इंप्लाइज Q1 डैश ग्रेटर होगा किससे, Q1। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आपने पता है कि उष्मा इंजन में अपने पढ़ा है कि जितनी उष्मा अपन लेते हैं उतना ही ज्यादा कार्य होता है, जितनी ज्यादा उष्मा लेते हो, हीट जितनी कम लोगे वर्क भी उतना कम होगा। ये तो एक लॉजिक है कि जितनी ज्यादा हीट आप किसी इंजन को देते हो तो इंजन का वर्क डन ज्यादा होगा। तो ये Q1 डैश क्या चीज है, Q1 डैश तो है कार्नो इंजन या उत्क्रमणीय इंजन आर द्वारा ली गई उष्मा। ये देखो Q1 डैश, और Q1 क्या है, अनुत्क्रमणीय इंजन द्वारा ली गई उष्मा। अब ये जो क्वांटिटी है उष्मा जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि हीट जो अपन ले रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 0 ले सकते हैं, तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां Q1 डैश का मान Q1 से क्या है, ज्यादा आ गया। अब Q1 और Q1 डैश, यहां से Q1 उष्मा ली, यहां से Q1 डैश उष्मा ली। अब पता कैसे चले अपने को Q1 ज्यादा है Q1 डैश है, इससे तो पता चलेगा कि Q1 डैश क्या है, ज्यादा है। तो एक क्वांटिटी जो आएगी अपने पास कि Q1 डैश माइनस Q1, उसकी वैल्यू अपन चेक करेंगे। यानी ज्यादा उष्मा ग्रहण कौन सा इंजन कर रहा है, Q1 डैश की वैल्यू ज्यादा है, इससे Q1 से। Q1 डैश को आप ध्यान से देखिए, Q1 डैश का मतलब है आर इंजन द्वारा यानी उत्क्रमणीय इंजन द्वारा ली गई उष्मा। तो 100% जो कार्य ज्यादा करेगा वो कौन सा करेगा, उत्क्रमणीय इंजन करेगा। इसको इक्वेशन 3 तक आप नोट कीजिए, इसके बाद में देखिए। अब विशेष बात क्या है इसके अंदर, अब नीचे वाले डायग्राम से देखिए। यहां पर जो अनुत्क्रमणीय इंजन है, स्रोत का काम देखिए। स्रोत है वो अनुत्क्रमणीय इंजन को Q1 उष्मा देता है, या फिर अपन ये बोलते हैं कि अनुत्क्रमणीय इंजन आई जो है वो कितनी उष्मा ले रहा है स्रोत से, Q1 उष्मा ले रहा है। खाली स्रोत का अपन देखें, लेकिन ये जो आर इंजन है ये दोनों प्रक्रिया में काम कर सकता है। तो स्रोत की ही बात करें तो ये स्रोत Q1 डैश उष्मा ले भी रहा है, दे तो रहा है किसको, अनुत्क्रमणीय इंजन आई को। इसने कार्य किया, लेकिन ले रहा है किससे, उत्क्रमणीय इंजन से। कितनी ले रहा है, Q1 डैश, और दे किसको रहा है, अनुत्क्रमणीय इंजन को। कितनी, Q1। मैंने आपको बताया था कि आप सोच रहे होंगे ये पॉसिबल कैसे। उत्क्रमणीय इंजन एक ऐसा इंजन है जो दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। ठीक है, तो स्रोत की बात करें तो स्रोत आई इंजन को यानी अनुत्क्रमणीय इंजन को Q1 उष्मा देता है तथा
आर इंजन से, लेता भी तो है, आर इंजन से Q1 डैश ऊष्मा ग्रहण करता है। क्या लिखा है? स्रोत आई इंजन को Q1 ऊष्मा दे रहा है तथा आर इंजन से Q1 डैश ऊष्मा ले रहा है। तो स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा कितनी होगी? अतः स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा कैसे निकालोगे? कितनी ऊष्मा ली है बताओ। देखो इक्वेशन थर्ड को देखिए, अपन मैं यहां लिख देता हूं। Q1 डैश का मान ज्यादा है किससे? Q1 से। Q1 डैश का मान क्या? ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। Q1 डैश का मान ज्यादा है Q1 से, इसका इसका कंपेयर करोगे। Q1 डैश की वैल्यू ज्यादा है, Q1 की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब Q1 डैश ज्यादा है तो ये जो स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा ज्यादा है, दी गई ऊष्मा क्या है? कम है। तो जो ग्रहण कर रहा है, जैसे ये मान ले कि 5 कैलोरी है और ये 4 कैलोरी, क्योंकि Q1 डैश का मान ज्यादा है, ये अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो ये ज्यादा ले रहा है और कम दे रहा है, यानी ग्रहण कर रहा है ज्यादा। तो स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा कैसे निकालोगे? Q1 डैश माइनस Q1, क्योंकि ज्यादा में से कम को घटाएंगे। अगर कम में से ज्यादा को घटा दिया तो हीट जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, और हीट नेगेटिव जो है वो पॉसिबल नहीं। नेगेटिव जो हीट है वो क्या है? पॉसिबल नहीं। अब विशेष बात है, अनुत्क्रमणीय जो इंजन है वो सिंक को कितनी ऊष्मा दे रहा है? अनुत्क्रमणीय जो इंजन है वो सिंक को Q1 माइनस W ऊष्मा दे रहा है। लेकिन आप विशेष ध्यान रखिए कि उत्क्रमणीय इंजन दोनों प्रक्रियाओं में काम कर सकता है, ऐसे भी काम कर सकता है, ऐसे भी। इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में तो देखो इसको दे रहा है, इस डायग्राम के अंदर उत्क्रमणीय इंजन सिंक से Q1 डैश माइनस W ऊष्मा ले रहा है। तो दोनों ही प्रोसेस में अपन चेक करेंगे। जैसे स्रोत का क्या है, स्रोत क्या करता है? अनुत्क्रमणीय इंजन को Q1 ऊष्मा देता है और ये उत्क्रमणीय इंजन से Q1 डैश ग्रहण करता है। अब बारी आती है सिंक की। सिंक, ये जो आई इंजन है वो सिंक को Q1 माइनस W ऊष्मा देता है, लेकिन आर इंजन इससे Q1 डैश माइनस W ऊष्मा लेता है। इंजन आई सिंक को कितनी ऊष्मा दे रहा है? इंजन आई सिंक को कितनी ऊष्मा दे रहा है? Q1 माइनस W। Q1 माइनस W ऊष्मा, जैसे स्रोत का निकाला ना अपने दोनों का, वैसे ही सिंक की बात कर लेते हैं। ऊष्मा देता है तथा आर सिंक से लेता है कितनी ऊष्मा? Q1 डैश माइनस W ऊष्मा लेता है। अब देखो, अगर आई इंजन ऊष्मा दे रहा है तो सिंक की ऊष्मा में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि ये तो दे रहा है, लेकिन ये इससे ले रहा है, तो इसके सिंक की ऊष्मा में क्या होना चाहिए? कमी। तो अतः सिंक की ऊष्मा में क्षय, क्योंकि इसे अपन ले भी तो रहे हैं, कितनी ऊष्मा का क्षय होगा? ये कैसे निकाला था अपन ने? स्रोत द्वारा ली गई ऊष्मा।
ज्यादा उष्मा से में कम उष्मा को घटा दिया था, ऐसे ज्यादा उष्मा में से कम उष्मा को घटा देते हैं। हानि कब होती है? जब ज्यादा अपन इसे ले रहे हैं और कम इसको दे रहे हैं। तो 100% Q1 माइनस डब्ल्यू कम होगा और Q1 डैश माइनस डब्ल्यू क्या ज्यादा होगा, क्योंकि उष्मा में क्षय तभी हो सकता है जब आप ज्यादा ले रहे हो और कम दे रहे हो। तो 30 माइनस 30, जैसे इसका क्या था 30 माइनस 30। तो उष्मा में क्षय कितना होगा? Q1 डैश माइनस डब्ल्यू में से घटा दें किसको? Q1 माइनस डब्ल्यू। अब ये W माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस का है, ये कितना आ गया? Q1 डैश माइनस Q1। Q1 डैश माइनस कितना आ गया? Q1 आ गया। और ये क्या चीज आई है? सिंक के जो उष्मा है उसमें क्या आ गई है? कमी आ गई है। देखो ये कितना आ गया? Q1 डैश माइनस Q1। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इक्वेशन थर्ड में अपन कह चुके हैं कि Q1 डैश और Q1 में ज्यादा कौन है? बाय इक्वेशन थर्ड Q1 डैश का मान ज्यादा होता है किससे? Q1 से। तो Q1 डैश ज्यादा है, Q1 कम है, तो Q1 डैश माइनस Q1 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव? Q1 डैश ज्यादा है, Q1 की वैल्यू क्या है? कम है। तो ज्यादा में से कम को घटाओगे तो जो जैसे 10 माइनस 8 किया तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो अतः अपन लिख सकते हैं, अतः Q1 डैश माइनस Q1 एक धनात्मक राशि है। Q1 डैश माइनस Q1 एक धनात्मक राशि प्राप्त होती। इतना तो कंफर्म हो गया कि Q1 डैश माइनस Q1 एक धनात्मक राशि प्राप्त होती है। अब देखो उत्क्रमणीय इंजन सिंक से उष्मा ले रहा है कितनी? Q1 डैश माइनस डब्ल्यू, और स्रोत को दे रहा है कितनी? Q1 डैश। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक चक्कर में निम्न ताप पर अपन ये बात कर लेते हैं कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक चक्कर में देखो T1 केल्विन, जब इंजन अपन ने पढ़ा था तो ये बताया था कि T1 केल्विन का मान T2 से क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी हॉट बॉडी कौन सी होती है? स्रोत। ज्यादा टेम्परेचर किसका होता है? स्रोत का। और सिंक का जो ताप है वो थोड़ा कम होता है। तो यहां पर आप देखिए कि आप सिंक से उष्मा ले रहे हो और किसको दे रहे हो? स्रोत को। उष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का उल्लंघन है, क्योंकि अगर मैं इसको हॉट बॉडी कहता हूं और इसको कोल्ड बॉडी कहता हूं तो आप उष्मा का प्रवाह कर रहे हो ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर, और बाह्य बिना किसी बाह्य स्रोत के बिना आप उष्मा का प्रवाह है ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर नहीं कर सकते, क्योंकि ठंडी वस्तु से जिसका टेम्परेचर ज्यादा है और कम है, टेम्परेचर ज्यादा वहां से हीट निकलेगी और ठंड की तरफ जाएगी। इसका अर्थ है कि प्रत्येक चक्कर में उष्मा का प्रवाह है कहां से कहां हो रहा है? निम्न ताप से उच्च ताप, निम्न ताप से उच्च ताप की ओर होता है, जो कि उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से
संभव नहीं है, क्योंकि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह है सदैव उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर होता है। तो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से क्या है, संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है, तो इसका मतलब क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अपना जो मानना है वो गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। अर्थात ईटा आर ज्यादा होगा किससे, ईटा आई, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन क्या मान के चले थे, ईटा आई है वो ज्यादा है, मान लिया, विरोधाभास मानना था, कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन ये चीज क्या है, ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की ओर संभव नहीं है। आप उत्क्रमणीय इंजन से कार्य करवा रहे हो तो इससे ऊष्मा ले रहे हो, इसको दे रहे हो, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रारंभ में हमारा मानना गलत था, जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ईटा आर है वो ग्रेटर होगा ईटा आई से, क्योंकि अपन ने उल्टा माना था, तो ये तो संभव नहीं हुआ। तो ऑटोमेटिक ही रिवर्सेबल इंजन की एफिशिएंसी है वो इरिवर्सेबल इंजन की एफिशिएंसी से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अतः कारणों के अनुसार दो तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी इंजनों में उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट, अपने एग्जाम में बी पार्ट के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। तो दो तापों के बीच में कार्य करने वाले इंजन में सर्वाधिक दक्षता किसकी होगी, उत्क्रमणीय इंजन की होगी। तो ये अपने इंजन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो कंप्लीट हैं। उसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर।